आज हम बात करेंगे आपके ब्रेन के बारे में और आपके ब्रेन की वजह से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है। आपकी जो जवानी है ना वो तो आराम से निकल जाएगी, पर बुढ़ापा बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है अगर आज वाली वीडियो आपने ढंग से नहीं देखी और उसको नहीं समझा। तो आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो दोबारा से आए हैं। पहले उन्होंने हमको बॉडी के बारे में, खाने की प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो भी कर रहा हूँ और आज वो हमको ब्रेन के बारे में बताएंगे कि ब्रेन की हेल्थ क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे लोगों को मेंटल रिलेटेड इश्यूज क्यों आ रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आप इसको मेंटल मत देखो, आप इसको फिजिकल और मेंटल दोनों देख के चलो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है। अगर आपका ब्रेन में कोई दिक्कत है तो उसका असर आपकी बॉडी पर भी पड़ता है। सपोज करो कॉमन दिक्कत कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हो जाती है। अगर जिस दिन आपकी कॉन्स्टिपेशन है उस दिन आपका दिन खराब जाएगा, उस दिन आप चिड़चिड़े बने रहोगे, है ना? राइट। आप सोचो कि आपका रोज रोज होता है तो आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या होगा? लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते थे वो भी रह गया, अब उससे बनेगा स्ट्रेस। आपको कोई चीज अचीव करनी थी वो नहीं कर पा रहे, अब स्ट्रेस बन रहा है। अब स्ट्रेस से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होने लग गई। पहले आप आराम से सो पाते थे, टेंशन नहीं थी, अब टेंशन आने लगी क्योंकि काम परफॉर्म नहीं हो पा रहे, नींद डिस्टर्ब हो गई। तो अब क्या होगा कि हो सकता है कि उससे बीमारियां बननी शुरू हो जाएं। जैसे बीपी शूट अप कर गया तो किडनी की दिक्कत, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बन जाती है। बीपी नहीं बना बट स्ट्रेस की वजह से क्या हो गया, आपके नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स हैं उनमें जो डाइंग रेट है वो बढ़ गई। तो ब्रेन अगर आपका साथ नहीं देगा तो आपकी मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आपकी बॉडी में ट्रेमर्स हो सकता है कि ट्रेमर्स आने शुरू हो जाए, गैस एसिडिटी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाए, तो कुछ भी आपकी वो डेवलप हो सकता है आगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेन और बॉडी अलग अलग नहीं है, बट इन पे काम हमें एक साथ करना पड़ता है। आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों आ रही है, फिर उसका हम सोल्यूशन रख पाते हैं। तो अभी कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। आपने पिछली बार बताया था, मैंने आपसे बहुत बार पूछा, आपने कहा सब्जियां खा लो, कॉन्स्टिपेशन सही रहेगा सही रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिसको क्विक फिक्स हो पाए, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बेटर हो पाए। ऑल्दो मैंने देखा है कि मैंने फाइबर जब शुरू किया है तो मेरा पेट साफ रहता है। ऑल्दो पहले भी ठीक ही था, पर अभी मुझे और बेटर लगने लग गया है। एक चीज़ मैंने और शुरू करी है, रात को दूध के अंदर मैं घी, देसी घी डाल के ले लेता हूँ। चीज और करना, मॉर्निंग में ना आप ओट्स लेना, और ओट्स का जो अपने ओट्स आते हैं उसको रात को खीर बना के फ्रिज में लगा देना। सुबह आपको एक वो तो ठंडी ठंडी डेजर्ट की तरह मिल जाएगी। बहुत हल्का कम मीठा रखना और उसमें खूब सारे ना ड्राई फ्रूट्स डाल देना, तो वो मोर लाइक सुबह वो पुडिंग की तरह होती है। शुगर कम होती है, मिल्क भी चला गया, ओट्स भी चले गए, आपका गट हमेशा हेल्दी रहेगा क्योंकि ओट्स के अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। इसके अंदर आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हो। आपने चिया सीड लिया, उसे पानी में छोड़ दिया रात भर, मॉर्निंग में आपने उसके अंदर मिक्स किया और आप एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। पूरे दिन का फाइबर एक ही बारी में आ गया अंदर। अब आप पूरे दिन खाओ ना खाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, अगर कोई इसको यूज करना ढंग से शुरू कर दे तो लाइफ चेंज हो जाती है। एक चीज़ मैंने और करी, पिछली बार आपने बताया था, मैंने क्या किया, जब रात को मैं दूध नहीं ले पाता, मैं भाई नहीं, पेट साफ है, हाँ, नहीं भाई पेट साफ नहीं है, ऐसे दिमाग को लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसबगोल ले लेता हूँ सुबह खाली पेट। वो लेके आधा घंटा छोड़ दिया, उसके बाद ऐसा लगता है फिर से लागू होता है। एक और इसका फायदा बताऊं आपको, इसबगोल के अंदर फाइबर है, विटामिन मिनरल्स ना के बराबर। तो अगर आप इसबगोल ले रहे हो तो अगर आप देखोगे कि उससे ना आपकी भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपने दोपहर में से खा लिया तो आपको रात को भूख नहीं लगेगी क्योंकि पेट में जाके वो फूल जाता है, स्पेस ले लेता है, तो आपका वेट लॉस हो जाता है। तो इसबगोल अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, बट अगर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाए तो रोक दो। अगर ज्यादा है तो करो, बट अगर आप बहुत लीन हो, इसबगोल खा रहे हो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, और वेट लॉस हो जाएगा। खाने से पहले ले सकते हैं थोड़ा सा इसबगोल आप लेके। उसे मील रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर लो। जैसे सपोज करो आपको मील खाना है, आपका मन है, आपको लगता है आप छोले भटूरे हैं, मुझे छोले भटूरे खाने तो हैं बट कम खाने हैं, तो मैं चीट कोड यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसबगोल लूंगा, उसे पानी के साथ या दूध के साथ उसको इनटेक कर लूंगा। अब छोले भटूरे खाने बैठूंगा, अब खा ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने फ्लेवर भी ले लिया और नुकसान भी नहीं होने दिया, फाइबर भी रिच कर लिया, तो आपको सारे बेनिफिट मिल गए ना। क्वांटिटी वाइज का कुछ रूल है क्या कि दिन में 2 बार ले सकता हूँ, एक ही बार ले सकता हूँ? क्या चीज? ये सब इसबगोल एक बार लो, इससे ज्यादा मत करो। ठीक है। और कितने टाइम तक लूँ? अरे लंबा टाइम ले सकते हो क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है ना, फाइबर है, सिर्फ वो बॉडी में जाके उसने एक्सपेंड कर जाना है, स्टमक में जाकर इंटेस्टाइन को क्लीन करते हुए उसने बाहर आ जाना है, कोई डैमेज नहीं। और टाइमिंग कुछ भी रख सकते हैं, सुबह दोपहर रात? जो मील स्किप करनी है उसमें वहां से पहले रख दो, आधा घंटा 1 घंटा पहले। जैसे सपोज करो मुझे लंच नहीं करना आज या लंच कम करना है, तो मैं उसको इस तरह से स्किप कर जाऊंगा। ठीक है, समझ गया। पेट आपको खाली नहीं रहेगा, पेट भरा हुआ रहेगा तो भूख आपको कम लगेगी, कम खाना खाओगे कम कैलोरीज जाएंगी तो कम वेट बढ़ेगा। और हम तो हैं पंजाबी,
हम तो सूंघ भी ले किसी चीज़ को तो हमारा वेट बढ़ जाता है। स्लीप के ऊपर 2 केसेस की बात करके चलते हैं जो कॉमन है। एक, रात को नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि पेशेंट की एज क्या है। अगर पेशेंट की एज है 60-70 साल, तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी नींद कम होती चली जाती है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो 3-4 घंटे सोते उठ जाते हैं, बैठे रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। तो वो एक एजिंग के प्रोसेस के अंदर हो रहा है। एक हो रहा है कि सपोज करो मेरी एज है 25 और मैं रात को सो नहीं पा रहा, मुझे स्ट्रेस भी नहीं है, तो वहाँ पे कंडीशन है, वो एक डिजीज़ है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो सकती है उसको भी हम रफली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर सपोज करो कि आपको नींद नहीं आ रही है और आप डिनर स्किप कर रहे हो, तो वो डिनर स्किप करने की वजह से भी हो सकता है कि आपको स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि आपका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी था, है ना? तो स्लीप डिस्टर्ब आएगी। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ब्राउजिंग कर ली या फिर आपने इंस्टाग्राम चला लिया, रील्स देख ली, तो 3 बजे के बाद आप नोटिस करोगे कि नींद आती कम है। 2 बजे तक सो गए, 2 ढाई तक। 3 जैसे क्रॉस होते हैं रात के, उसके बाद अगर आप सोने की कोशिश करोगे, नींद आपको आना मुश्किल लगता है कि ओके ठीक है, मुझे अब कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो वो हो जाता है, वो बॉडी की साइकिल है, तो आप उसको कभी भी क्रॉस मत होने दो, 3 मत बजने दो रात के। कहने का मतलब ये है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, स्लीप आपकी परफेक्ट। तो जैसे वेस्टर्न में होता है कैलेमन टी या कुछ ये डाल के दूध पी लो तो नींद अच्छी आती है। ते वो इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैमोमाइल टी आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। वरना हम एक सप्लीमेंट में जो सजेस्ट करता हूँ वो है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन जो है ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे आइज़ में रिलीज़ होता है। कब रिलीज़ होता है? जब हमारे आइज़ के लेवल से ऊपर अंधेरा हो जाता है, यानी सन जब सेट होगा तो ये रिलीज़ होना स्टार्ट होगा। इसी वजह से हमें रात को नींद आती, दिन में नींद नहीं आती। ठीक है? ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। दूसरा ये होता है कि तो आपने क्या करना है, लाइट कभी भी अगर कमरे में हो तो सारी ऊपर की ऑफ कर दो, क्योंकि अब क्या होता है, अब सब आर्टिफिशियल लाइट्स में रह रहे हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट की वजह से रात ऊपर से रही है तो इतना रिलीज नहीं हो पाता। तो पहला काम कमरे को अंधेरा करना, लाइट जलानी है फुटिंग की। इसी वजह से बेडरूम्स के अंदर फुट पे नाइट लाइट होती है, ऊपर नहीं होती। दूसरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब जब आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आईज में जो मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है उसको रिप्लेस कर देते हो आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि बॉडी का ही हिस्सा है, बॉडी का ही टाइप होता है, तो आपको किसी टाइप का नुकसान नहीं करता। तो जैसे ही आप वो सप्लीमेंट लेते हो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। अगर आपको स्ट्रेस है तो कैमोमाइल टी बहुत अच्छा काम कर जाती है, क्योंकि आपको फोकस करने में हेल्प करती है। बट कभी भी किसी भी डिजीज का हमने ट्रीटमेंट करना होता है तो हमें उसके रूट कॉज पर जरूर जाना होता है। आपकी नींद डिस्टर्ब है स्ट्रेस से, तो आप इसे कैमोमाइल टी से ठीक नहीं कर पाओगे। पॉइंट समझ में आया? अगर स्लीप डिस्टर्ब है आपकी, दोबारा से हम स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आप इसे मेलाटोनिन से ठीक नहीं कर पाओगे। वो सपोर्ट दे देगी बट उसे ठीक नहीं कर सकती। ठीक वो कब करेगी? जब आप इसको स्ट्रेस को दूर करोगे। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, पूरे दिन बैठ के काम करते हैं, घर पर जाते हैं, टीवी चलाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक रूटीन डाल सकते हो कि आपने इवनिंग के अंदर किसी टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। आप लॉन्ग वॉक पे जाओ, साइकिलिंग पे जाओ, कुछ भी करो, तो आपकी बॉडी क्या हुआ, शाम के टाइम थक गई। जब आप थक जाते हो तो आपको क्या आता है, नींद। तो आपके लिए सोना बहुत आसान हो जाता है, खाना खाया और बिस्तर पे गिरे होकर सो जाओगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इनको यूज़ करके कोई भी अपनी स्लीप को इम्प्रोवाइज कर सकता है। हेड मसाज भी है। आप मान लो सुबह आपको नींद नहीं आती, आपने मम्मी को बोला मम्मी मेरे मालिश कर दे, आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली। कोई स्पेसिफिक ऑयल? कुछ भी चलेगा, मम्मी का हाथ का जादू चलेगा, वहाँ पे तेल का जादू नहीं चलेगा। बट फिर भी आप इसमें एलमंड का जो ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, कोई भी तेल आपके घर में जो हो उसको आप यूज़ करो, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। ठीक है। अब जो आपने बताया मेलाटोनिन, उसकी क्वांटिटी भी होती है या उसका ड्यूरेशन भी होता है, उसको कांस्टेंट कितना टाइम तक लेना होता है? क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है तो मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ, मेडिसिन होती है तो मैं शायद ना बता पाता। तो फूड सप्लीमेंट है, वो आता है 3 mg, 5 mg, 10 mg पे। तो अगर आप नॉर्मल, आपको हेल्प चाहिए, सिर्फ कभी कभार चाहिए होता है, तो आप 3 mg, 5 mg से स्टार्ट कर सकते हो। और लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 10 mg तक जा सकते हो। तो आप उसका कोई भी डोसेज ले सकते हो, 100% सेफ है, कोई नुकसान नहीं। गमीज भी आती हैं, स्ट्रिप्स भी आती हैं, टैबलेट भी है, कैप्सूल भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ब्लिंकिट पे भी मिल जाती है वो। तो उसका ये आप यूज़ करके स्लीप को इंड्यूस कर सकते हो। अब कई लोग हैं जिनको नींद बहुत आती, हाँ, उनके लिए क्या है? नींद अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, डेली बेसिस पर आ रही है, तो वो दिक्कत है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है या बहुत ज़्यादा आप
टायर्ड हो जाते हैं थोड़ा सा काम करने के बाद, तो स्टेमिना बहुत कम है, तो आपकी फिर नींद ज़्यादा आएगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक इवैल्यूएशन चाहिए अपनी मेडिसिन्स की, कि आप क्या कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं ले रहे जिससे नींद ज़्यादा आ रही हो। आपको अपनी डेली हैबिट्स को एक बार चेकआउट करना है कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे आप अपने स्टेमिना को ख़त्म कर देते हो बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत ज़्यादा नींद दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम आना शुरू हो जाती है। जैसे सपोज करो आप मॉर्निंग में कोई हैवी स्पोर्ट्स खेल लेते हो या मॉर्निंग में आप जिम चले जाते हो, दोपहर तक आपको नींद सोने का मन करेगा, तो वो बीमारी नहीं है, वो आपका एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। और अगर सपोज करो कि आपकी बॉडी में फटीग है, भी कोई बीमारी चल रही है, तो भी आपको नींद ज़्यादा आएगी, बॉडी लिफ्ट नहीं हो पाती। वेट की वजह से। हाँ, वेट भी हो सकता है, शुगर हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि इस पेशेंट के पीछे, इस पर्टिकुलर पेशेंट के पीछे रीज़न क्या है। जैसे आपने शुगर बताया, शुगर हो सकता है या फिर हीमोग्लोबिन की वजह से भी हो सकता हाँ, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल मान लो बहुत लो है, तो आप बहुत थके-थके फील करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की बहुत कम होती है, ब्लड की बहुत कम हो जाती है, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा। अब ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, मान लो कि 95 सैचुरेशन होती है, 90 या 80% रह रही है, तो आप थके-थके महसूस करोगे। आपका मन करेगा मैं सो जाऊँ, क्योंकि बॉडी अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहती है, वो अपने ऑक्सीजन को कंजर्व करना चाहती है, और वो अपने वाइटल ऑर्गन्स को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए आपको सुला देगी। है। ठीक है, अब स्लीप हो गया। दूसरी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस के लिए आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस क्यों और किस वजह से। तो स्ट्रेस बहुत सारे टाइप का है, डिफरेंट वजह से होता है। कभी वो पैसे का, कभी वो रिलेशनशिप का है, तो उसे सॉर्ट करो, देखो कि कहाँ प्रॉब्लम है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रेस में कोई मेडिसिन अच्छा काम नहीं करती, वहाँ पर आपको अपने सोचने का तरीका, चीज़ों को हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सीखना पड़ता है। काउंसलिंग की जरूरत होती है बेसिकली आपको, क्योंकि स्ट्रेस अननेसेसरी नहीं हो रहा होगा, या तो आप काम टाइम पे करते नहीं हो, लेजी हो, तो काम आपका पाइलअप हो जाता है, या आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, या अपने आप को शेड्यूल नहीं करते, या चीज़ों को आप भूल जाते हो, या फिर रिलेशनशिप में बहुत ख़राब हो, तो कोई ना कोई तो रीज़न है स्ट्रेस का, उसको आपको हैंड ऑन ही लेना पड़ता है। कोई मेडिसिन या कोई नुस्खा इसमें काम नहीं करता। और मेरे साथ क्या होता है, कई बार ना कुछ इवेंट होता है, मान लो किसी बड़े इवेंट पे जा रहा है अगले दिन, तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है और उस चक्कर में सो नहीं पाता, और मैं अगले दिन फ्रेश भी रहता हूँ। हाँ, देखो आप फ्रेश रहते हो क्योंकि आप उस टाइम में एक्साइटेड फॉर्म में होते हो। जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है तो सारी नींद एक ही बारी में आ रही होती है, राइट? तो क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव था, एड्रेनलिन का रश था कि मुझे इस पर्सनैलिटी से मिलना है, इस इवेंट में जाना है, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो एक एंग्जाइटी भी होती है, तो उस टाइम में नींद कम आना नॉर्मल है। पर जैसे ही वो इवेंट खत्म होगा, आपका मन करेगा कहीं मैं खाना खाऊं, मैं सोचो, क्योंकि आपने खाना भी छोड़ रखा होगा उस टाइम में, खाना भी नहीं खा पा रहे होगे, ठीक है मुझे नहीं खाना, जूस दे दो, सूप दे दो, पी रहे होगे, खा नहीं रहे होगे। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होता। ठीक है, ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है। अब ये मान लो किसी की सब डिस्टर्ब है, उसकी वजह से आपने बोला बॉडी में ट्रेमर आते हैं, अब किसी को ट्रेमर आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है या और कुछ भी हो सकता है? देखिए, देखो, जब हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो हमारे ब्रेन के सेल्स जो जिसको रिपेयर चाहिए था उसे रिपेयर नहीं मिल पाया, तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन, एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन। डोपामिन हमें खुश रखता है, हमें स्माइल करवाता है, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है ब्रेन का और मसल्स का कोऑर्डिनेशन। यानी अगर मैं इस हाथ को खिलाना चाहता हूँ तो ये मेरा ब्रेन कर रहा है, हिल ये जरूर है, बट सिग्नल कहाँ से आया? ब्रेन से आया ना। तो ये मसल्स का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। जब ब्रेन की सेल्स को डैमेज होना शुरू होता है, नींद ना आने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या फैमिली हिस्ट्री की वजह से, तो हम ये देखते हैं कि डोपामिन रिलीज नहीं पाया और हमारे हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। तो ये डोपामिन की कमी की वजह से पार्किंसन यही होता है? यही पार्किंसन है। तो डोपामिन की जो डेफिशिएंसी है, यही आपको, इसको हम पार्किंसन कहते हैं। तो अक्सर इसमें हम देखते हैं कि हम पेशेंट को, जब एलोपैथिक में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आर्टिफिशियल डोपामिन दिया जाता है, सिंडोपा फॉर्म में, लेवोडोपा के फॉर्म में। तो पेशेंट को थोड़ा टाइम तो आराम मिलता है, बट ब्रेन के अंदर सेल्स कॉन्टिन्यूसली मरते चले जाते हैं। तो जो पेशेंट को थोड़ा टाइम आराम आता है, उसके बाद उसकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है, फिर वो मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ती है। तो थोड़ा टाइम आराम आया, फिर वही साइकिल चलती रहती है कि आप लोगे, आराम आएगा, फिर वो केस आपके ब्रेन में डैमेज होगा और दोबारा से कंडीशन और सिवियर होती चली जाएगी। तो इसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पार्किंसन में ये कहा जाता है कि एक बार जो डैमेज हो गया उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब लॉजिकली तो क्या हो रहा है, सेल्स मर रहे हैं और दूसरे सेल्स आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। हमारी ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें रीजनरेशन पावर नहीं है। यानी हम जब पैदा हुए थे, मान लो कि मेरे दिमाग के अंदर 1 करोड़ सेल थे, तो आज भी वो 1 करोड़ ही होंगे, 1 करोड़ एक नहीं हो सकते। एक नया सेल पैदा नहीं हो सकता हमारे पैदा होने के बाद। और अगर 90 लाख रह गए
तो 90 लाख ही रह गए, वो 1 करोड़ वापसी नहीं जाएगी। नहीं, वो जा नहीं सकते। जो मर गया वो मरा ही रहेगा, बट जो मरने वाला है, जिसने अपना काम करना बंद किया है, उसको तो बचाना आपका फर्ज बनता है। वो कैसे होगा? आपको पहले तो वो कारण हटाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो नुकसान हो रहा है। तो सपोज करो कि आपको नींद ना लेने की वजह से, नींद कम आने की वजह से आपकी दिक्कत बड़ी है, पार्किंसन आपको हुआ है, तो पहला काम आपका क्या आ जाएगा कि आपका स्लीप को ठीक किया जाएगा कि आप 8 से 10 घंटे सो जाओ। आपका कोई इसका नुकसान तो होने वाला नहीं है, तो पहला काम ये। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि अब 1 करोड़ में से 90 लाख सेल आपके जिंदा है। अब इन सेल की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है। जो नुकसान मर गए हैं वो मरे ही रहेंगे, वो जिंदा नहीं होने वाले किसी कीमत में, बट 90 लाख मैटर करता है ना। 10% ब्रेन डैमेज हुआ है, 90% तो अभी भी जिंदा है। तो ब्रेन में ना एक हम कहते हैं मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी लैंग्वेज में नेटवर्किंग है। तो जैसे किसी इंसान की नेटवर्किंग जितनी सॉलिड होता है वो उतना ही ऊपर क्लाइम करता है। वैसे ब्रेन में जो सेल्स हैं उनका नेटवर्क अपने आसपास के सेल्स से होता है, और इनके बीच में जो नेटवर्किंग है इसको हम इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस कहते हैं। तो ये जितने ज़्यादा बने हुए होंगे ब्रेन उतना डेवलप होगा। तो इसी वजह से आप देखते हो कि कुछ लोगों का जो IQ लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है, हम जैसा नहीं होता, हमसे बहुत ऊपर होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात भी समझ नहीं पाते। तो हमें लगता है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, वो बात सही है, बट मेहनत ना करने की वजह से उनके ब्रेन में क्या हुआ कि उनके ब्रेन में जो कनेक्शन है वो नहीं बन पाए, जो उनकी कॉम्प्लेक्सिसिटी थी ब्रेन की वो नहीं बन पाई, नेटवर्किंग नहीं हो पाई। तो इस वजह से उनके लिए छोटी सी बात को समझना मुश्किल होता है, और कुछ के लिए वो बहुत लगता है यार बच्चों वाली बात है। तो हमने 90 लाख सेल्स को वो ताकत देनी होती है कि वो अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएं। जितना वो डेवलप होंगे उतना वो अच्छा काम कर पाएंगे, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, नॉर्मली न्यूरोप्लास्टिसिटी लॉजिकली बच्चे जब छोटे हो तभी करवानी चाहिए, मतलब तभी ध्यान देना चाहिए? नहीं, न्यूरोप्लास्टिसिटी तो बच्चों में तो अपने आप ही नेचुरल तरीके से हो रही है ना। अब एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, उसका ब्रेन कैसे डेवलप हुआ? वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से हुआ। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ हमारी एज बढ़ती है तो हमारी ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है, और एक एज पर आकर वो बंद हो जाती है। एक बार वो बंद हो गई तो उसको आप नेचुरल तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मतलब अगर कोई बच्चा, मैं यहाँ पे नंबर लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बच्चा 18-19 साल का और बहुत स्मार्ट है, IQ वाइज हम बात करके चल रहे हैं, दिमाग बहुत मस्त चलता है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है बचपन में उसने जो भी माहौल में रहा या जिसमें भी रहा उसकी वजह से उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बेटर हो गई, इसकी वजह से? 2 रीज़न है। एक है एक्सपोजर, कि हमने किन किन चीज़ों को देखा हुआ है। सपोज करो कि आप आज कैलकुलस पढ़ना शुरू करोगे या वैदिक मैथ्स पढ़ना शुरू करोगे तो बच्चा ऑटोमेटिक तरीके से उस फील्ड में अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन में। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस में भी अच्छा हो जाएगा। तो हमारे ब्रेन में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपका लॉजिक अच्छा हो रहा है, अगर आप लिटरेचर में अच्छे हो तो आप क्रिएटिव ज़्यादा हो रहे हो, तो आपका डिफरेंट एरिया उस पर डेवलप हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपको एक्सपोजर किस चीज़ का मिल रहा है। जैसे अगर हम बैठ के बात कर रहे हैं, बच्चे हमारे साथ बैठे हुए, हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, स्टॉक्स की, तो वो स्टॉक्स पे अच्छे हो जाएंगे क्योंकि उनको उसका एक्सपोजर मिल रहा है। तो पहली चीज़ है एक्सपोजर। अब एक होता है कि आपने एक्सपोजर तो दिया बट उसे वो ग्रैस्प नहीं कर पाया, तो वहाँ पर वो दिक्कत ब्रेन की होती है। मेरी बेटी अभी 3-3.5 साल की है, वो फ़ोन खोल लेती है, कैमरा खोल लेती है, हाय गाइस वेलकम साहिल खन्ना टॉक शो, माई सेल्फ युविका खन्ना, और रीले बना के डालती है। उस मेरे को नहीं आते फिल्टर लगाने, वो 3-3.5 साल के बच्चे को फिल्टर लगाने आते हैं। उन्होंने आपको बर्ड पे काम करते हुए देखा, हो सकता है वो आपके साथ ऑफिस भी आए, तो जब उन्होंने आपको काम करते हुए देखा तो उनका मन किया कि मैं भी कुछ पापा की तरह करके दिखाऊं। तो उन्होंने इसको एक्सप्लोर करना खुद ब खुद शुरू किया और उन्होंने वो कर भी लिया। क्योंकि आज के डेट में जो बच्चे हैं तो पहले कंपेरेटिव में स्मार्ट है क्योंकि उनका एक्सपोजर अच्छा है। हम कहते हैं ना कि आज के बच्चे क्यों इतने तेज हो रहे हैं, वो तेज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको बहुत यंग एज में एक्सपोजर मिल जाता है। मैं जब पैदा हुआ था मेरा मोबाइल तो था नहीं, आया भी नहीं था, है ना, वो सेम आपके लिए भी। मगर आज के बच्चे जब पैदा होते हैं मम्मी कहती चुप होने के लिए ले तू रील देख, है ना। तो एक्सपोजर मिल गया, उस एक्सपोजर को वो यूज़ करते हुए आगे चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं किसी बच्चे को एक्सपोजर मिल रहा है आज, जो उनको पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर वो अपने बच्चों को एक्सपोजर देता है उनको फ्यूचर पार्किंसन नहीं होगा? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों में जो आप एक्सपोजर दोगे बच्चों का ब्रेन उस तरह से डेवलप होगा। पार्किंसन तो तब होगा जब या तो उनका फैमिली हिस्ट्री हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पैदा कर ले किसी टाइप का, या फिर हम स्लीप डिस्टर्ब हो जाए। ये 3 मेजर कारण है। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बड़ा रीज़न है पार्किंसन होने का। ठीक है, तो अभी इंडिया के अंदर जो बढ़ते हुए जो केसेस आ रहे हैं, पहले ये US की बहुत बड़ी बीमारी होती थी। मेरे को पार्किंसन नहीं पता था इसके बारे में। मैंने अंग्रेजों वाली पिक्चरों में देखा था कि ऐसे बाप हिल रहे होते थे और वो उनको घर से निकाल देते थे कि तुम ऐसे हो
फिर इंडिया के अंदर देखा तो पता लगा मेरी दादी जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो रखी थी, उनके हाथ कांपते थे। फिर जब मैंने रिलेट किया, मैंने कहा उनको भी पार्किंसन होगा पर कभी डिटेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि इंडिया में पता नहीं था लोगों को। बट अभी जब मैं देख रहा हूँ इसके केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, यंग में भी होता है। जब किसी यंग पर्सन को हो जाए, 40 से नीचे वाले को हो जाए, तो हम इसे YOPD कहते हैं, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिसीज। तो इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेन की जो एज है, एजिंग जो प्रोसेस है वो फास्ट चल रहा है, ब्रेन जल्दी डेटोरेट कर रहा है। तो सिम्टम क्या आ रहे हैं? बूढ़े वाले, हाथ पैर कांपना। 70 के बाद जो होता है वो हो रहा है 30 में, क्योंकि ब्रेन में रिपेयर नहीं हो पा रहा। अगर ब्रेन की रिपेयर होना शुरू होता रहेगा जैसे नॉर्मल सबका होता है, तो बॉडी आराम से सर्वाइव करेगी, ब्रेन भी अच्छे तरह से लंबा सर्वाइव करेगा। तो इसके कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं पार्किंसन के लिए, अगर किसी हाथ पाँव कांप रहे हैं तो? नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं है इसके अंदर, आपको मेडिसिन पे ही जाना पड़ता है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो फैक्टर जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है उनको पहले आप रिमूव करोगे, उसके बाद आप आपका ब्रेन जो है उसको आप थोड़ा सा सप्लीमेंट पुश करोगे कि वो न्यूट्रिशन अपना प्रॉपर तरीके से ले। फूड पे ध्यान रखना है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो उस पर ध्यान देना है, किन लोगों के बीच में रह रहे हो वो भी ध्यान देना होता है इसमें। क्योंकि अगर सपोज करो कि मैं ठीक होना चाहता हूँ बट मेरी फैमिली में कुछ ऐसा है कि मैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करता, मैं हर टाइम कहता हूँ मेरे सामने क्यों आने, किस वजह से आने, अच्छे लोग नहीं है मान लो, तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। आपको वो फ्रेंड्स चाहिए होंगे, वो सर्कल चाहिए होगा जिनमें आप अपनी बातों को रख सको, आप उनसे चीज़ें सीख सको, आपको वहाँ जाना पसंद हो, तभी आप उसमें रिकवर कर पाओगे। तो क्या ये चीज़ इररिवर्सिबल है? पार्किंसन जो है वो रिकवर फुली नहीं होता। जो ब्रेन के अंदर सेल डेड हो गए हैं वो डेड ही रहेंगे, आप उनकी रिकवरी के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अब जो आपके हेल्दी सेल्स हैं जो मर रहे हैं रोज, उनको आपको पहले कंट्रोल करना है कि वो और सेल में डैमेज में कन्वर्ट ना हो, और जो आपका पार्किंसन है वो आगे प्रोग्रेस ना करे। और जो आपके एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनको अपने ताकत देनी होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और आपकी जो पार्किंसन की जो सिम्टम्स है वो कम होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर किसी का हाथ कांप रहा है किसी लेवल पे, हाथ कांपने के बाद में उसकी जीभ में भी दिक्कत आएगी, बाकी जगहों पे भी दिक्कत आएगी, तो जितना हाथ कांप रहा है उतना ही हाथ कांपता रहेगा आगे भी? नहीं, वो रिकवर हो जाता है टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो सिम्टम्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो नॉर्मली हमें जब पता लगता है किसी को कि इसे पार्किंसन हो रहा है तो वो अपने हाथ पैर से देख पाता है कि इसके हाथ पैर स्टेबल नहीं, वो कांप रहे हैं। अब अगर आपका पार्किंसन आगे और बढ़ता है तो आपकी स्पीच में दिक्कत आनी शुरू होती है कि आपके वर्ड्स क्लियर नहीं होते। तीसरा जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट की जो स्पीड है काम करने की वो स्लो डाउन हो जाती है। चौथा ये होता है कि जो उसकी स्लीप का इशू था वो और बड़ा होने लग गया। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि पार्किंसन आगे की तरफ बढ़ रहा है, मेडिसिन फेल होना शुरू हो जाती है, ये एक और सिम्टम। तो अगर किसी को पार्किंसन है तो उसको क्या रूटीन रखना चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़े? तो आपको फैक्टर्स पहले आपने पकड़ लिए कि आपको फैक्टर से बाहर निकलना है, तो मैं जो अपनी रूटीन अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहली चीज़ है डाइट। हम अपनी डाइट को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका ब्रेन में डैमेज हो रहा है। ब्रेन बना हुआ है प्रोटीन का, तो आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। तो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, डाइट में प्रोटीन को बढ़ाओ। चाहे आप मशरूम डालो उसके अंदर, चाहे आप डालो उसके अंदर फिश डालो, चाहे आप एग्स लो, बट प्रोटीन की मात्रा को आपको इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। और ये प्रोटीन पाउडर वाला नहीं है, मैं फिर से कहूँगा पाउडर वाला प्रोटीन नहीं लेना क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ जाएगी। आपको प्रोटीन लेना, साथ में विटामिन मिनरल्स को भी अच्छी मात्रा में रखना है। तो डाइट आपकी रिच इन प्रोटीन विथ विटामिन एंड मिनरल्स होनी चाहिए, जिससे बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि ब्रेन को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी किस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें पता ही नहीं है ना। तो सब कुछ ऑल इंक्लूसिव डाइट आपको इंक्रीज करनी है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तो अगर आप इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हो तो ये बहुत अच्छा तरीके से डेवलप और इम्प्रोवाइज करता है। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपको खुश रखते हैं। अगर आप न्यूज़ देखते रहते कॉन्टीन्यूसली कि न्यूज़ में ये हो गया, जैसे अभी रिसेंटली रेप वाला आया, यहाँ दंगे हो रहे हैं, अगर आप हर टाइम इस न्यूज़ के आसपास घिरे रहोगे ना तो आप डिप्रेसिव हो जाओगे। तो इन सारे कंटेंट को अपनी लाइफ से हटाओ। आप अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा सा कॉमेडी की तरफ कर दो, इन्फॉर्मेटिव कर दो, बट डिप्रेसिव न्यूज़ की तरफ से हट जाओ। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरी चीज़ होती है वो है एक्सरसाइज। अब स्लीप के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आप शाम को एक्सरसाइज अच्छी मात्रा में कर लेते तो बॉडी थक जाएगी, अगर वो थक गई तो वो सो भी जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की बहुत अच्छी रूटीन सेटअप करवाने की कोशिश करते हैं, खासकर उन पेशेंट में जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पार्किंसन जिनको हो रहा है वो अक्सर रिटायर्ड पर्सन होते हैं। जैसे 60 तक गवर्नमेंट जॉब होती है, 60 तक अच्छे से काम किया, जैसे ही वहाँ से रिटायर हुए अब काम करने के लिए कुछ है ही नहीं,
तो वो पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं। जब उन्होंने वो सोचते ज़रूरत से ज़्यादा है तो उनको पार्किंसन डेवलप होने लग गया। तो हम क्या कहते हैं कि वो अपने ब्रेन को बिजी रखें, खाली ना रखें। तो मॉर्निंग में उठे, अपना योगा किया, प्राणायाम किया, साइकिलिंग करी, वॉक किया, घर आ गए, ब्रेकफास्ट किया अच्छा सा, और उसके बाद अपना किसी टाइप की हॉबी को ऑप्ट कर लिया, चाहे वो पेंटिंग है, डांसिंग है, कुछ भी जो आपको पसंद है। उसके बाद आप लंच करके सो जाओ, 1-2 घंटे आप आराम से सो। उसके बाद जब आप उठते हो एकदम फ्रेश, चाय वाय पी, उसके बाद आप जाओ अपनी एक्सरसाइज पे, किसी स्पोर्ट्स क्लब चलेगा या कोई भी टाइप की अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करी, तो उससे आपकी बॉडी थक जाएगी। उसके बाद आप आओगे, खाना खाओगे और ऑटोमेटिक तरीके से सो जाओगे। इसके बीच में थोड़ा सा टाइम और निकालना चाहिए, वो है सोशल होने का। जैसे आप घर से बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जैसे हम किसी स्पोर्ट्स क्लब में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे दोस्त मिल जाते हैं, आप साइकिलिंग करने जा रहे हो तो आपको वहाँ पे दोस्त मिल जाते हैं, तो वहाँ पे सोशलाइजेशन भी हो जाती है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। तो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है एक पार्किंसन पेशेंट को, अपनी बीमारी को रोकने के लिए भी और उसमें रिकवरी में भी। तो ये बहुत अच्छा रहता है, ये रूटीन अगर कोई फॉलो करता है तो उसको जो रिजल्ट्स है वो 2-3 मंथ्स में दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी पे कॉन्टिन्यूसली काम करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये ब्रेन में हो रही प्रॉब्लम है कि ब्रेन केमिकल रिलीज नहीं कर पा रहा। अब आप ब्रेन से ज़्यादा केमिकल रिलीज करवाना चाहते हो तो उसको आप वीक नहीं करना दे सकते, तो आपने उसे पुश तो करना है फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी, और उसकी डाइट भी अच्छी रखनी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे करेंगे? न्यूरोप्लास्टिसिटी में को पहले समझो कि इसमें हो क्या रहा है। आपके 2 के ब्रेन के सेल्स हैं, वो आपने कभी ब्रेन का सेल देखा है? उसके बहुत सारे हाथ पैर से निकले हुए होते हैं। तो जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हम कोई किसी के ब्रेन में होती है तो 2 जो सेल्स हैं उनकी जो इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस है ना, वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब आपका जो ब्रेन है वो 3D में है, 2D में हम देखते हैं बुक्स में, बट वो 3D में होता है। तो एक सेल है तो उसके चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ सेल्स हैं, और इनके बीच में इनके कनेक्शन जितने स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ वाइज नहीं, नंबर ऑफ कनेक्शन जितने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, ब्रेन उतना डेवलप हो जाएगा, ब्रेन उतना एक्टिव हो जाएगा। तो पार्किंसन पेशेंट को न्यूरोप्लास्टिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिन जिन पेशेंट में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी करते हैं उनमें जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार आते हैं। तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है, या फिर सब कुछ करना पड़ता है, आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको मान लो कि 60s में आपको पार्किंसन हो रहा है, तो अगर आप इसको बढ़ने दोगे तो क्या होगा कि 80 तक तो आप बिल्कुल बेड रिडन हो जाओगे, आपके लिए वॉशरूम जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपकी हर चीज़ आप अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो जाओगे। और यहीं पर सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत फैमिली वालों के लिए भी आती है कि वो अपने पेरेंट्स को इस तरह से देखना पसंद नहीं करते। तो अच्छा ये होता है कि आप उनकी बॉडी पे, उनके ब्रेन पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट अच्छा है, बट उसके साथ उसका परमानेंट जो ट्रीटमेंट है उस पर भी हमें काम करना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो आज के टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रह रहे हैं, जो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत हाई चांसेस है कि आगे जाके उनको पार्किंसन हो सकता है? अभी बीच में एक रिसर्च आई थी जिसमें पार्किंसन जो देखा जाता है वो मिडिल क्लास लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है और वर्किंग क्लास के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसमें पीछे देखा गया कि रीज़न क्या है, एजुकेटेड क्लास, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के अंदर रीज़न था कि वो ना हमेशा हर चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, कभी बच्चों के बारे में, कभी उनकी एजुकेशन के बारे में, कभी पैसों के बारे में। जब हम कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ब्रेन को हम एक पॉज नहीं देते, उसको आराम नहीं देते, तो ब्रेन जो है ना वो धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है। और ये रिसर्च इंडिया की भी नहीं है, ये रिसर्च भी यूएस की है। अब हम देखें कि अपर क्लास में ये बीमारी कम देखने को मिलती है, सुपर रिच में, अपर मिडिल में देखेगी, लोअर में भी देखने को कम मिलती है, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है, मतलब या तो उनकी एजुकेशन को रोक रही होती है किसी भी रीजन से, तरफ होते हैं वो। हाँ, उनमें पार्किंसन नहीं देखने को मिलता, सुपर रिच के अंदर देखने को नहीं मिलता, जिनके पास पैसिव इनकम बनी हुई होती है। जिनकी एक्टिव इनकम पे वो डिपेंडेंसी है, इनकम छोटी है, एजुकेशन ज़्यादा है, इनकम उस हिसाब से नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा परेशान देखने को मिलते हैं और वही पार्किंसन के शिकार भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई हमको देख रहा है, उसको लाइफस्टाइल कैसा जीना चाहिए जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में पार्किंसन ना हो? तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि पहले तो आप लाइफ का एक बहुत बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है वो सीखो, वो है खुश रहना। आपके पास जो है, जैसा है, उसमें खुश रहो। सेटिस्फेक्शन जब आ जाती है तो आपके जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, पार्किंसन भी उनमें से एक है। तो खुश रहने के लिए क्या है कि आपको अपने आप को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप कोई एक्टिविटी जो आपकी हॉबीज़ है उनको आप फॉलो करो। आप अपने उन लोगों को अपने साथ रखो जो आपको खुश रखते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं। अक्सर क्या होता है, हम बड़े होते चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को छोड़ते चले जाते हैं, ये नहीं करना।
आप चाहे उनको हफ्ते में 2 बार कॉल करो, बट कॉल करो, बात करो, भाई तो कैसा है कैसा नहीं है, उनको बुलाओ कि ओके ठीक है। दूसरी चीज़, अपने जो बच्चे जैसे चले जाते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं, उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। अक्सर जब पेशेंट आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ रहता हूँ नोएडा में, मेरे बच्चे रहते हैं बेंगलोर में। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने अपना घर बना लिया, हम वहाँ नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी नोएडा वाली। वो फंस जाता है वहाँ पे। और मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो और वहाँ पे बेंगलोर उनके साथ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उनके वहाँ पे गैंग चिल्ड्रन है। अब उनको अच्छे लगते हैं बट उनसे रोज बात नहीं कर पाते, तो वो अपने आप को इस मतलब ब्लॉकेज पे बांध लेता है कि मुझे ये नहीं करना। तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। डाइट पे बहुत ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे। जैसे बताया था, प्रोटीन रिच डाइट रखोगे, जितना प्रोटीन रिच डाइट रखोगे, जितने अच्छे मिनरल्स लोगे, उतना ब्रेन आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये अगर चीज़ें हम कर लेते हैं, साथ में आखिरी स्लीप, अगर आपने स्लीप अच्छी कर ली, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको पार्किंसन हो जाए। कोई नहीं, कभी नहीं होगा आपको पार्किंसन। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत नई चीज़ें पता लगी है, और ये पता लगा है कि भाई थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ कम करनी है, तो जो अभी मैं आजकल ज़िंदगी जी रहा हूँ ज़्यादा अच्छी है। हाँ पहले वाली तरफ थी। नहीं मतलब मैं देखो, आपको समझने वाली बात है कि बीमारियां फ्यूचर में बढ़ने वाली है, और अगर आप अपनी बॉडी पे, अपने ब्रेन पे कॉन्टिन्यूसली काम करते रहोगे तो आप बीमारियों से बच जाते हो। अगर आपने जो कमाया है उसको आप तभी यूज़ कर पाओगे ना जब आपके पास आपकी हेल्थ होगी। वेल्थ का भी तभी फायदा है। अब एक 2 केस समझो, आपके पास रिलायंस का जो है मार्केट कैप 9 लाख करोड़ है, मैं आपको 9 लाख करोड़ देता हूँ, बट आपको मैं साथ में बीमारी देता हूँ बड़ी, वो लेना पसंद करोगे? या मैं आपको एक बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छी हेल्थ देता हूँ और मैं आपको देता हूँ कि 9 लाख रुपए, क्या लेना पसंद करोगे? बीच का कुछ, मैं दोनों में कुछ नहीं हूँ। बीच का ना। तो ये बताता है कि आपको अपनी बॉडी भी रखनी है और आपको वेल्थ के पीछे भी जाना है। जब आप ये दोनों चीजें साथ में रखते हो तो ही आप उस वेल्थ को एंजॉय कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसी वजह से जो हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि हेल्थ इज वेल्थ, तो वो गलत नहीं है। हम एक यंग एज में होते हैं तो हमें लगता है कि यार हेल्थ किक है, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, अभी तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, बट ये सबसे बड़ी गलतियों में से साबित होता है बहुतों के लिए। तो आप अपनी हेल्थ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आप हेल्थ को प्रायोरिटी में रखो और वेल्थ को बाद में रखो। एक स्टेप नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेप नीचे, ठीक है? तो अगर जिस दिन आपने हेल्थ को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा तो आपकी बॉडी कभी भी आपका नुकसान नहीं उठाएगी, ना आपकी बॉडी आपका साथ देगी लंबे टाइम तक। तो आप जो वेल्थ कमा रहे हो उसे यूज तो कर पाओगे, इंजॉय तो कर पाओगे। तो आपको हेल्थ को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।